तो तालियों के साथ स्वागत कीजिए मशहूर संतोष आनंद का, जिनके नगमे, जिनकी गीत, जिनके लिखी हुई रचनाओं को लोग आज भी सुनते हैं। एक प्यार का नगमा है। नमस्कार, स्वागत है आपका सामाजिक जिम्मेदारी वाली इस खास मुहिम चमत्कार का लाइव टेस्ट में। मैं आपके साथ रोहित रंजन। एक बार फिर आपके डिमांड पे, यानी पब्लिक डिमांड पे, हमारे साथ कंबल से चमत्कार करने और हड्डियों से संबंधित हर रोग को ठीक करने वाले कंबल बाबा मौजूद हैं। बाबा हमारे शो में कई बार आ चुके हैं, तो पहले स्वागत बाबा आपका, कंबल वाले बाबा का और गणेश यादव जी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये शो बेहद खास है क्योंकि कंबल वाले बाबा आज अपने साथ, क्योंकि ये तो आम मरीजों का इलाज तो कर ही रहे हैं हमारे स्टूडियो में आके, लेकिन अपने साथ एक खास मेहमान को भी लेकर आए हैं। वो कौन है मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले कंबल वाले बाबा गणेश यादव जी, एक बार फिर से आपका स्वागत। लेकिन इस बार ये खास मेहमान को आप लेकर आए, इस बारे में पता चला, मतलब न्यूज़ नेशन में आप जब आ रहे हैं और आपकी जो ये कला है कंबल वाले से, जो इस पद्धति से जो आप लोगों को ठीक करने का दावा कर रहे हैं, यानी अब घर घर में आप देखे जाने लगे हैं बाबा। इस बात का तो आपको एहसास हो गया ना? हाँ। तो लेकिन अभी भी क्या है ना कि कंबल का वो चमत्कार अभी देखना बाकी है, लेकिन आपके इस चमत्कार को देखकर एक खास मेहमान आए हैं। तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आप उस मेहमान को ही अपने साथ बुलाएं और स्वागत कीजिए हमारे साथ। हमारे साथ हैं, मैं खुद लेने जाता हूँ। अच्छा, आप खुद लेने जाएंगे? चलिए चलिए, पहले मैं बाबा खुद। स्वागत कीजिए मशहूर संतोष आनंद का, जिनके नगमे, जिनकी गीत, जिनके लिखी हुई रचनाओं को लोग आज भी सुनते हैं, और वो ऐसे हैं जो शायद हर दर्द में, हर खुशी में एक उत्साह देता है, एक पॉजिटिव उत्साह देता है। बाबा इसको यहाँ पे, इनको ऐसे यहाँ रख लेते हैं। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आप कंबल वाले बाबा से मिलने आ गया। मैंने देखा इनको। हाँ। और आप जानते हैं संजय कुलशेखर जी मेरे परम मित्र हैं। अकेला ये चैनल है जिस पर मैं आता हूँ, और किसी के स्टूडियो में नहीं जाता मैं। कैसा लग रहा है? ये यहाँ से मोहब्बत है मेरी। इनको देखा मैंने, मेरे दोस्त का हॉस्पिटल था न्यू फ्रेंच कॉलोनी में, बंसल हॉस्पिटल। तो मैं वहाँ जाता था, MRI भी कराया, CT स्कैन भी कराया, और जो हेड डॉक्टर्स थे उन सबको दिखाया गया, लेकिन मेरा कंपन बढ़ता ही गया। और पहले हाथों में था और पूरे शरीर में परवश हो गया। लेकिन मैं परवश नहीं रहना चाहता, ज़िंदगी भर कर्मठ रहा हूँ, काम करता रहा हूँ। अब आके सबसे बड़ी बात क्या है कि दिमाग में अभी भी बहुत गीत आते हैं। यही काम किया है और तो कुछ किया नहीं, लेकिन लिख नहीं पा रहा हूँ। ये आपका जो मोबाइल है, ये टच, यहाँ उंगली रखता हूँ यहाँ पहुँचती है, कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ। आपको पता ही है मेरे जीवन में क्या क्या घटा है। अब लड़कियां अपने घर की हैं, वह पोती है, वो पढ़ाई में लगी रहती है। मेरा काम और परिस्थितियां ऐसी है कि कोई मैं सेवा के लिए आदमी भी नहीं रख सकता, ऐसी परिस्थितियां बनी। तो आज आया हूँ आप सब के सामने इलाज कराऊंगा। आपको पता है, आपकी कृपा है, आपकी कृपा है। ये गीत मैंने नहीं लिखे हैं,
आप लोगों ने लिखवा दिए मुझसे। आपको पता है, ये सारे लोग जो है ना, ये इनमें से सब हर कान ने आपकी लिखी गीतों को सुना है। मैं जानता हूँ और अभी भी लिखता रहता हूँ। लिख तो नहीं पा रहा। अब जैसे है, यहाँ बड़े बड़े विद्वान बैठे होंगे। आप देखिए, मैंने प्रमाणिक तौर पे एक बात कही है, जितनी है जिंदगी उतनी तो जीने दे। जितनी है जिंदगी उतनी तो जीने दे, थोड़ी सी बची है इसको तो पीने दे। थोड़ी सी बची है इसको तो पीने दे। तो इस तरह से आता रहता है, कुछ ना कुछ। जुनूनी आदमी रहा हूँ, जिंदगी भर जुनून में काम किए, लेकिन अब आके समझ नहीं आ रहा। क्या कभी कभी आईने में देखता हूँ, आईने में देख के फिर सोचता हूँ, क्या ये मैं वही हूँ जो घड़ी में यहाँ घड़ी में कहीं काम करता था। काम में मजा, नींद से तो बहुत बड़ी दुश्मनी थी मेरी, छोटा बहुत कम था, काम का जुनून था। आज आया हूँ, अब मुझे ये पता नहीं था कि यहाँ मैं अपने गीतों की व्याख्या करने नहीं आया। या तो मैं अपने शरीर की व्याख्या कराने आया हूँ। वो होगा कम्बल वाले बाबा। होगा ना? मैं ठीक करके भेजूंगा। ठीक 5 बार करके मैं भेजूंगा। देखिए, दादा ये को कम्बल यहाँ वाले बाबा का आमंत्रण विश्वास है। और सुनिए संतोष जी, आपकी दुआओं से तो हुआ। जब ये गीत लिखे मैंने, तब ये थोड़ी सोचा था कि ये घर घर में पहुंच जाएंगे। आज दुनिया में कहीं भी जाता हूँ। अब तो मैं 3-4 साल से मैंने विदेशों में जाना बंद कर दिया है, क्योंकि 2 आदमी तो वैसे चाहिए अब मुझे। और आदमी के ज़िंदगी का मज़ा ये है, आप अकेले जिए, अकेले सब काम करें। मेरी 14-15 साल का था तब ये एक टांग टूट गई थी, और उसके बाद मैं बीमार पड़ गया। मेरे सारे शरीर में हाथों को छोड़ के खून का पानी बन गया था। ये जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल जिसे कहते हैं, तब इसका नाम इरविन हॉस्पिटल था। 2-2 बाल्टियाँ मेरी पानी से निकालते थे, हाथों को छोड़ के खून का पानी बन गया। और जब दर्द उठता था, मेरी टांग दी गई थी, वजन लटका दिया गया था। तब उस टाइम यहाँ के 2 मशहूर डॉक्टर थे, फिजिशियन थे डॉक्टर ढल्ला, और सर्जन थे डॉक्टर SK सैन। इनके इलाज में रहा मैं। फिर ये हुआ, इसे रूस भेज दो, रशा, वहाँ पर इलाज है इसका। मैंने अपनी माँ से कहा, मैंने कहा माँ मुझे मरना तो है ही, जहाँ पैदा हुआ हूँ वहाँ ले चल मुझे। वहाँ गया साहब, भाप का इलाज कराया गया, मैं ठीक हो गया, लेकिन छड़ी लेके चलने लगा। तो आज एक काम करूं? छड़ी से पूरी दुनिया नापी साहब। आज एक काम करूं, हाँ। आपकी जो दिक्कतें हैं ना, हाँ, एक बार इनके कंबल के ज़रिए मैं चाहूँगा कम्बल वाले बाबा देखें। और चूंकि आपका इलाज करने कम्बल बाबा आज आए हैं और वो कह रहे हैं कि आपको ठीक करके भेजेंगे, फिर क्या बात है। तो आज मेरे साथ डॉक्टर्स भी हैं, मैं उनसे भी आपको मिलवाऊंगा। हाँ, वो भी अरे देखेंगे, वाह साहब। धरती के भगवान इनको कहते हैं, वो भी अरे, देखेंगे। मैं आपका बाबा एक स्वागत बार आइए करता ना हूँ। ज़रा, एक बार कंबल उड़ा के एक बार कोशिश तो कीजिए ना। जैसे मैंने मरीज देख लिया है, बीमारी क्या है मुझे पता है, लेकिन मेरी भी आज शर्त रहेगी। हम जब छोटे छोटे थे, 7, 8, 10 साल के थे, तब आपका एक गाना आता था, एक गाना नहीं बहुत गाना,
वो गाने की मैं एक चिट्ठी लेके आया हूँ आज। अच्छा, आप चिट्ठी लेकर आए? हाँ, चिट्ठी लेके आया हूँ। अच्छा, गानों की चिट्ठी लेकर गाना आए? की चिट्ठी लेके आया हूँ और वो गाना आपको आज हमारे को सुनाना पड़ेगा। अरे हमारी शर्त रहेगी। पहली बार मैंने आज न्यू नेशन में एक शर्त रखी है कि आपको, और मैं चिट्ठी लिख के आया हूँ और ये गाना मैंने बहुत सुना था लेकिन मुझे नहीं पता था लिखने वाले कौन है। आज अरे आप मेरे सामने, तो मैंने घर पे बैठे बैठे सब गाना सुना आपका और मैंने उसमें से एक पहला गाना है, एक प्यार का नजमा है, अरे। वो पहला मैं सुनूंगा। अच्छा, उसके बाद आप इलाज हाँ, करेंगे? उसके बाद मतलब इलाज आपने करूंगा। कंबल उड़ा के हाँ, इनकी मैंने देख लिया परेशानियों है, को देख लिया? मैंने देख लिया है, लेकिन अच्छा। मैं गाना सुनूंगा, थोड़ा अच्छा, एनर्जी लाऊंगा। एनर्जी लाएंगे। एक प्यार का नगमा है, मौजों की आपके अनूप जलोटा है, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, बोले सारे गावा जो है इसका दूसरा वर्जन बनाना चाहता है, यही लाइन रख के आगे। मैंने कहा सोचूंगा, सोच के बताऊंगा। आते हैं फ़ोन, आते हैं, आ रहे हैं, चलता है, लेकिन जब तक मैं ठीक नहीं होऊंगा। अच्छा, आपने कहा ना अनूप जलोटा, जैसे उनको पता चला ना कि आप आ रहे हैं, उन्होंने आपके लिए संदेश भेजा है और सबको अरे। मैं सुनाऊंगा। उन्होंने आपके लिए कुछ बोला है, अच्छा। संदेश भेजा है। आप अच्छा। सुनेंगे? मैं सुनवाऊं? मैं सुनवाता हूँ जरा एक बार। अनूप जलोटा जी ने जो संदेश भेजा है इनके लिए, वो जरा दिखाइए इनको। नहीं, उन्होंने फ़ोन किया मुझे। और हमें भी भेजा है आपके हाँ, लिए, मैं वो दिखाता हूँ आपको, एक बार दिखाइएगा। संतोषानंद जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मैं उनका बहुत पुराना फैन हूं। संतोषानंद जी से एक गुजारिश करना चाहता हूं कि एक प्यार का नगमा है, ये आपने ऐसा लिखा कि लोगों के दिल तक पहुंच गया। आपने जरूर इसमें कुछ ऐसे भी अंतरे लिखे होंगे जो फिल्म में नहीं होंगे, कृपया वो सुना दें तो दिल खुश हो जाएगा। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के, इसके बावजूद दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है।
तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। ये आज भी एक एक शब्द शायद एक नई ऊर्जा उत्साह देता है और अरे। हर इंसान से जुड़ा है। ये गाने कभी पुराने नहीं हो सकते, ये लोग जो भी बोल दें, और आज भी मालूम है बॉम्बे से रोज फोन आ रहे, अफवाहें फैल रही है। संतोष आनंद को तो करोड़ों रुपए इस गाने की रॉयल्टी आ चुकी है। मैंने कहा अच्छा है, भ्रम बना रहे तो भी अच्छा है। तो ऐसा है कि चलता है। अब मेरा इलाज भी करा दो। वो तो कम्बल वाले बाबा खुद देख के बताएंगे। मैं खुद करूँगा। अब कौन सा अब क्या सुना है? जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो। प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी। ये कहानी आपकी और हमारी सबकी है। और आज संतोष आनंद जी हैं जिन्होंने इन शब्दों को एक साथ पिरोया है, और शायद और हर किसी की जुबान में। और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर अभी आपने ये सुना होगा तो आप भी इस गाने को गुनगुना रहे होंगे, बेशक मन में ही सही, लेकिन गुनगुना ज़रूर रहे होंगे। और यही है कमाल। और संतोष जी कंबल वाले बाबा को न्यूज़ नेशन पर जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि मैं अपना इलाज कराऊंगा। तो आज हमारे साथ हैं संतोष जी, लेकिन आज हमने आपके लिए कुछ बड़े बड़े डॉक्टर्स को भी बुलाया है, ताकि मैं चाहता हूं कि वो भी एक बार आपको देखें, वो भी देखें। और बाबा ने तो अपने कंबल से आपको देख ही लिया है, तो मैं एक बार डॉक्टर से मिलवा दूं आपको। हाँ, डॉक्टर्स भी एक बार जरूर, देख लेंगे। जरूर। हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष झा हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन मैं हैं। उनका सत्कार आशुतोष जी, करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर वरुण दुग्गल हैं, कायरोप्रैक्टर हैं, बहुत बहुत स्वागत है वरुण जी आपका। डॉक्टर अश्विनी कंसल हैं, मेडिकल एक्सपर्ट हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। तो डॉक्टर्स, आप लोगों ने तो डॉक्टर्स की जब मतलब जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे आप MBBS की, तब ये गाने तो इनके ज़रूर सुने होंगे ना। तो आज शायद मौका मिला है मिलने का, तो मैं चाहता हूँ सर एक एक करके प्लीज़ एक बार देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या कंडीशन है, क्योंकि उन्होंने कहा ना मेडिकल ट्रीटमेंट उन्होंने बहुत सारी ली है। सर प्लीज़ आप भी एक बार आ जाइए, आइए सर प्लीज़। ये पैर के बारे में आपने बताया था कि हाँ। इसमें फ्रैक्चर हुआ पहले तो इसमें हॉकी लगी, था, हॉकी लगी। और तब MBBS डॉक्टर भी नहीं होते थे। जी कस्बा था सिकंदराबाद, तो वहाँ पे RMP डॉक्टर होते थे। तो उसी में मुझे निमोनिया हो गया था। जी निमोनिया नहीं, टाइफाइड। तो उन्होंने कोई इंजेक्शन लगा दिया मेरे, वो रिएक्ट कर गया। जी तो मेरे टांग में यहाँ बहुत दर्द होता था। ये तो टांग की हड्डी कहाँ से टूटी थी, यहाँ से या ऊपर से? यहाँ कूल्हे की हड्डी टूटी। यहाँ तो फिर ये बढ़ी ही नहीं, जी। पानी से ये गल गया सब। जी जी। उस वक्त आपकी उम्र क्या रही होगी? 15-16 की थी। जी जी जवान था, अच्छा खिलाड़ी था। जी रेस में तो मैंने बड़े इनाम लिए थे, लेकिन तो उस चोट के बाद आप बता रहे थे कि आपको डॉक्टरों ने रशिया जाने की सलाह दी नहीं, थी। पहले मुझको टाइफाइड हो गया, जी। उसी में चोट तो ठीक हो गई थी। जी, चोट के ठीक होने के बाद आप नॉर्मल चल फिर पा रहे थे? नहीं, मैं उसी में टाइफाइड हो गया। अच्छा, तो उन्होंने कोई इंजेक्शन दे दिया, जो वो रिएक्शन रिएक्ट कर गया। हो गया। जी जी। तो फिर मुझे वहाँ से यहाँ लाए, इरविन हॉस्पिटल। इरविन में। वहाँ लंबा इलाज चला। वहाँ लंबा क्या जी, बहुत पढ़ाई रहा मैं। और फिर एंड में ये हुआ कि
सर्जरी कर दो इसकी, जी। कुछ ऐसा था। तो मैंने अपनी माँ से कहा मुझे को वापस ले चलो। तो वापस जाने के बाद लगभग कितने दिनों में आप ठीक हुए? मैं मतलब वहाँ पर ये भाप का इलाज दिया गया, मेरे टांग तो सूजी हुई थी जी मेरी। जी जी। तो वो डब्बा होता है ना जो आपके एनिमा में जी, लगता है, उसके रबर से मतलब ये दिया जाता था। और फिर छींटे पड़ जाते थे तो बड़ा जलन। और ठीक होने के बाद फिर आप नॉर्मल चल पाते थे या नहीं, आपको नॉर्मल किसी नहीं, चीज़ मैं छड़ी छड़ी की जरूरत पड़ी? ये टांग छोटी, जी, ये मैं समझ बड़ी गया। नहीं करता। क्या लग रहा है डॉक्टर? तो ये नॉर्मली जो डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं, बचपन में जब इनको चोट लगी थी तो कूल्हे की हड्डी में शायद कोई फ्रैक्चर हुआ था और उस टाइम नहीं, में फ्रैक्चर हुआ था यहाँ, जी जी यहाँ। जी। फिर ये 3 बार और टूटी, 3 बार फिर और यहाँ भी हुआ, यहाँ भी हुआ। तो मल्टीपल फ्रैक्चर्स के केस में अगर ग्रोइंग एज अभी हमारी बची हुई है तो उसमें ऐसा होता है कि जिस एरिया में चोट लगती है वो हड्डी की ग्रोथ जो है स्लो हो जाती है और इसके कारण एक पैर छोटा रह जाता है। हाँ हाँ। और वो छोटे बड़े होने के कारण ही इनको बाद में स्टिक की जरूरत पड़ी। और फिर जो ये रिएक्शन की कंपन बात क्यों कर रहे हुआ है, ये जी दिमाग जी, से है। मैं उस पर आता हूँ। जो रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो उस जमाने में हम लोगों ने भी पढ़ा है कि पेनिसिलिन के इंजेक्शंस जो टाइफाइड में खास करके दिए भी जाते थे, उनसे कई बार लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शन होता था और उसको मैनेज करने के लिए प्रॉब्ली लंबा इलाज चला था इनका। और जो कंपन की जो बात कर रहे हैं ये मोस्टली एक प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होती है जिसे मेडिकल टर्म्स में कोरिया कहा जाता है जी। इसमें हाथों के अंदर इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होने लगती है। पहले तो ये उंगलियों में आया। जी जी, ये शुरुआत और फिर में पूरे शरीर। शुरुआत में ये बहुत फाइन ट्रेमर्स होते हैं जो मरीज को महसूस भी नहीं होता। जब वो चाय वाय का कप पकड़ने जाते हैं या अपनी सिग्नेचर करते हैं तो उसमें उनको फर्क नजर आना शुरू होता है। दिक्कत हो गई साहब जी, और ये सारी एक मेरे पे ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव डिजीज होती है जो आगे चल के बढ़ती जाती है। हाँ। न्यूरोलॉजिस्ट इसके ऊपर ज़्यादा एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकते हैं। आई एम ऑर्थोपेडिक सर्जन। तो डॉक्टर वरुण, कायरो प्रैक्टिस में इसका कुछ सर देखिए, पहले जैसे सर ने भी बताया कि भाई इनको पार्किंसन है। पार्किंसन में बेसिकली क्या होता है, ब्रेन में एक हमारा पार्ट होता है बेसल गैंग्लिया, वो एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको हम डोपामिन बोलते हैं। तो उसकी सिक्रीशन कम होने की वजह से जब हमारी बॉडी रेस्ट में होती है तो उसमें ट्रेमर्स आते हैं पेशेंट को, पेशेंट कांपने लगता है। तो उसी की वजह से सारे ट्रेमर्स आ रहे हैं। तो इसके लिए यूजुअली ड्रग्स होती हैं जो कि रिकमेंड की जाती है। मुझे हाँ, उसके अंदर सिंडोपा ड्रग होती है जो कि पेशेंट को रिकमेंड की जाती के है। हेड थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, उनसे भी सब तरह के MRI CT स्कैन सब कराए दिए। कायरोप्रैक्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखने फिर के लिए मैंने हमें एक छोड़ बेड चाहिए दिया। होगा, अब चार- उस पे ही हम एवेल्युएट कर 4-5 पाएंगे साल कि से क्या मैंने किसी पोजीशन को है। दिखाया भी नहीं। फिर मैंने सोचा, अब ये देख रहा था तो संजय जी मेरे बहुत न्यूज़ एक तरह से परिवार है मेरा। तो मैं यहाँ मतलब मैंने उनसे कहा बस अब देखिए साहब भविष्य में डॉक्टर आप लोगों अच्छा, की आप- दुआएं चाहिए मुझे। मेरे को बताएंगे आपको डायबिटीज़ कब से है, कब से शुरू हुई डायबिटीज़ की प्रॉब्लम? अब ये मैं क्या बताऊँ, मेरी दुर्घटना का आप लोगों को पता है कि नहीं है। मेरे साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई पारिवारिक, तो उसके बाद से ये बढ़ गया। मैं वो वाकया आप लोगों के सामने साझा करूंगा। जी। तो कंट्रोल में रहती है आपकी डायबिटीज़? शुगर आप चेक करते हैं सुबह रेगुलरली? मैं चेक ही नहीं कराता अब, मैं सही कह रहा हूँ क्योंकि कि कभी- जाऊँगा और वो यार इससे खाओ पियो मस्त रहो। आइए मैं डॉक्टर, सही कह रहा हूँ। आइए डॉक्टर सब प्लीज, छोड़ दिया आइए मैंने। डॉक्टर वरुण प्लीज। तो डॉक्टर वरुण, कायरो प्रैक्टिस में इस एज में भी रिकवरी के चांसेस सर देखिए, कायरोप्रैक्टिक के अंदर बेसिकली पहले हमें एवेल्युएशन करनी पड़ेगी कि बॉडी की बायोमैकेनिक्स में क्या चेंजेस आए बैठिए ना प्लीज। बॉडी की बायोमैकेनिक्स में क्या चेंजेस आए हैं। तो कायरोप्रैक्टिक लोगों को लगता है कि न्यूरोलॉजिकल केसेस में हेल्प नहीं करेगी, लेकिन जहाँ पेशेंट को स्पास्टिसिटी होती है, स्टिफनेस आ जाती है, बॉडी में जकड़न आ जाती है, उसको कम करने के लिए हम कायरोप्रैक्टिक का यूज़ करते हैं। और जैसे एज फैक्टर है, इसके अंदर हम सॉफ्ट कायरोप्रैक्टिक करेंगे और प्लस हमारे पास कुछ मैनिपुलेशन टूल्स रहते हैं, उससे हम लोग इसके अंदर ट्रीट कर सकते हैं कायरोप्रैक्टिक से। अच्छा बाबा, कम्बल वाले बाबा,
डॉक्टर्स के आपसे ओपिनियन भी को आपने मैं सुन लिया ना। डिस्कस करूंगा, ये बिल्कुल। उम्र भी आप देख रहे हैं संतोष जी की, इनकी दिक्कतों को भी आपने, क्या इस उम्र में भी कंबल से चमत्कार हो जाएगा? 86 एज है। हाँ। यहाँ पे एक नस होती है, जो मैं तो कोई पढ़ा लिखा हूँ नहीं। यहाँ एक नस आती है, वो नस डैमेज हो जाएगी अथवा कमज़ोर हो गई, उसकी वजह से पूरा शरीर का कंपन होता है। तो वो हाँ, ठीक हो जाएगा? ठीक हो जाएंगे। कितना समय लगेगा? मतलब 5 एक बार। कंबल वाले बाबा से 5 बार मेरे हमें यहाँ 5 बार का बोलता हूँ, आपको तो पता ही है, मैं 5 बार आता देखिए हूँ। बहुत उम्मीद करके हाँ। इन्होंने ये कहा कि मैं कंबल वाले बाबा के पास जाना हूँ आज, इसलिए हमने डॉक्टर्स को भी आमंत्रित किया। और जो दर्शक यहाँ बैठे हैं वो अपनी दर्द में, अपनी तकलीफ में भी हैं, लेकिन उनकी तकलीफ और दर्द में इनके नगमे, इनकी जो लिखी गीत है ना, वो एक दवा का काम कर रही है, इसलिए वो भी इनको सुनना पसंद कर रहे हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत सारी उम्मीदें हो जाती है फिर कंबल से, तो ठीक हो हाँ, जाएंगे। ठीक हो जाएंगे। अच्छा अब एक बात बताइए, आपने इनका कंबल देखा कैसा है? हाँ। कंबल, एक बोलते हैं कंबल में जो चमत्कार है, वो उनके पास होगा, मुझे तो मैं कंबल दिखाता हूँ ना। ही बाबा लगा। दिखाइए ना कंबल संतोष जी को। ये देखिए, ये है वो कंबल। मैं संतोष जी को भी चाहूँगा कि एक बार वो भी टच करके देखें कि ये कंबल कैसा है। बस ऐसे शॉल मेरे पास भी है, कलर दूसरा है। अच्छा, तो कहानी भी है इसकी, कंबल कैसे इनको मिला? बाबा इनको बताइए मैं तो 4 सही। साल का था। हाँ, ये कैसे मिला आपको? मैं 4 साल का था, रात को उठ के बोलता था, लाओ मेरी कम्बल मैं ठीक करता हूँ, लाओ मेरी कम्बल मैं ठीक करता हूँ। मैं 4 साल का, मुझे कुछ नहीं पता, और तब मैं बोलता हूँ कि उसको ये बीमारी है, लाओ, मैं उसे कम्बल उड़ा के हाथ लगा देता हूँ और वो आदमी अच्छा हो जाता था। मुझे खुद को ही पता नहीं मैं बाबा कब बना हूँ। कमाल है। अच्छा देख, अब संतोष जी ये तो कहानी इनकी सुन ली, अब मेरा इलाज हो जाए तो कमाल है। तो इसीलिए तो कंबल वाले बाबा आए आज। अभी भी दुनिया से जाते जाते मैं काम करना चाहता हूँ। विचार आते हैं, बहुत आते हैं, लेकिन लिख ना पाने की वजह से मैं हैंडीकैप, मैंने आज तक हैंडीकैप का कभी सर्टिफिकेट नहीं बनवाया। मैंने आज तक सीनियर सिटीजन का कोई लाभ नहीं लिया। मैं अपने आप को संपूर्ण मानता था जब तक काम करता रहा, लेकिन जिस दिन से काम करना बंद हुआ, लिखना, उस दिन से मैं ये परवश नहीं होना चाहता। मैं, आप यकीन करके मानिएगा, दुनिया के लगभग हर देश में ने मुझे बुलाया और मुझसे पहले मेरे गीत पहुंच जाते थे वहाँ, खूब घूमा। लेकिन अब ये 4-5 साल से, 10 साल से मैं तो ये कंपन आना शुरू हुआ, और उसके बाद से 4-5 साल से मैं ज़रा परेशानी महसूस कर रहा हूँ। हारना तो मैंने सीखा नहीं है। मेरा एक गीत है, फिल्म में नहीं है, जिंदगी ये जिंदगी हमारी जिंदगी, हारेगी ना हारी है हमारी जिंदगी। तो मैं जिंदगी से हारने वाला नहीं हूँ, इसीलिए आज आया हूँ। शायद ये गीत थोड़ा कुछ सा और सुनना काम चाहता करना है मुझे। हूं। मैं खुद चाहता हूँ कि आप अभी और काम करें, और बाबा ने कहा है ना कि आप ठीक होंगे, ये भरोसा आप में है ना, और ये जो काम करने की इच्छा शक्ति है अरे आज वो भी। ललक है, हाँ, तो ये ललक आपको वो ठीक करेगी। शुरू से काम किया है। मैंने हारा ही नहीं, टांग टूटने के बाद भी रुका नहीं, चलता चला गया। अभी जो आप सुना रहे थे वो, अगर अभी जो गीत सुना रहे थे कि आपने लिखी थी, हाँ। एक बार वो सुना दीजिए ना मुझे। मैं चाहता हूँ कौन बाबा, सा जो गीत? अभी आपने 2 लाइन उसकी बताई थी कि इसको मैंने जिंदगी। लिखा, हारे हैं ना हारेंगे। शोले और भड़क उठते हैं आंधी में, तूफानों में, सबसे पहले कौन मिटेगा, होड़ लगी परवानों में, कि जिंदगी ये जिंदगी हमारी जिंदगी,
हारेगी ना हारी है हमारी जिंदगी, तूफानों से खेली है हमारी जिंदगी, आफतों को झेली है हमारी जिंदगी, मौत की सहेली है हमारी जिंदगी, फिर भी नवेली है हमारी जिंदगी, जिंदगी है जिंदगी हमारी जिंदगी, हारेगी ना हारी है हमारी जिंदगी, कि देश के लिए जो कुर्बान हो गए, देश के लिए जो कुर्बान हो गए, आने वाली पीढ़ियों के प्राण हो गए, आओ न मिल के नमन कर ले, सारे बियाबानों को चमन कर ले, आग में जले जो खुद आग बन गए, एक एक फूल का पराग बन गए, जाते जाते कौम को निशान दे गए, हाथ में सभी के हिंदुस्तान ले गए, ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई उनकी कुंवारी जिंदगी, जिंदगी ये जिंदगी हमारी जिंदगी, हारेगी ना हारिए हमारी जिंदगी। बिल्कुल नहीं हारेगी आपकी ज़िंदगी, बिल्कुल नहीं हारेगी। ये ललक आपको कभी हारने नहीं देगी, और ये भरोसा, हम लोग सब तो आपके प्रशंसक रहे हैं, बहुत छोटा था तब से आपके नगमे सुने हैं, तो हम तो यही चाहेंगे कि आप कभी नहीं हारे। ये ललक जो है ना आपकी, आपको हमेशा जिताती रहेगी। वो नहीं, इस ललक ने तो जिंदा ही रखा, लेकिन मैं अब जब से कागज़ पर नहीं लिख पा रहा हूँ, तब से अपने आप को ये सोचता हूँ क्या मैं दुनिया से अलग हो गया हूँ, मैं वैसा क्यों नहीं हूँ जैसा पहले था, वो क्या था। और अपने लिए नहीं, मैं कभी अपने लिए नहीं दिया, सबके लिए दिया हूँ, और वो ही सबके लिए मैं जीना चाहता हूँ। कुछ जो इन दोनों के अनुभव हैं उनको कागज़ पर उतारना चाहता हूँ, बिल्कुल आप लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। बिल्कुल चाहता है, फिल्म लाइन बहुत चाह रही है, फिर से, बल्कि पहले से डबल बुलाया जा रहा हूँ, लेकिन मैं मना कर रहा हूँ, नहीं आ पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। हालांकि करने का मन है बहुत ज़्यादा। तो तालियों के साथ स्वागत कीजिए मशहूर संतोष आनंद का, जिनके नगमे, जिनकी गीत, जिनकी लिखी हुई रचनाओं को लोग आज भी सुनते हैं। एक प्यार का नगमा